दोस्तों, अभी हाल में जिस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम देखा हमने, महिलाओं को राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी तरफ एक वोट बैंक के रूप में जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक 3 दिवसीय एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह की बातें हमने सुना, देखा। सत्ता पक्ष ने एक नया संविधान संशोधन विधेयक लाया था। इसी उद्देश्य से विशेष अधिवेशन बुलाया गया, 131वां संविधान संशोधन। विपक्ष वालों ने इस संशोधन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई, जब 2023 में मात्र शक्ति वंदन योजना, नारी शक्ति वंदन योजना हमने पास कर दिया है, हमने सहमति से संशोधन कर दिया, तो फिर वापस ये संशोधन अधिनियम क्यों लाया। तो आज की क्लास में हम इन्हीं सब पर संविधान के अनुसार हमारा संविधान क्या कहता है और आज की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरह की उभरी है, उसी के आलोक में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में कहा गया है कि संसद का 3 सत्र आयोजित होगा वर्ष में 3 बार। अनुच्छेद 85 में कहा गया है, आर्टिकल 85 में, कि राष्ट्रपति इस तरह के सत्र का आह्वान करेगा और किसी भी सत्र के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होगा, गैप नहीं होगा। लेकिन किसी भी अनुच्छेद में विशेष अधिवेशन की चर्चा नहीं है। फिर भी हमारे सरकारें समय समय पर विशेष सत्र का, किसी विशेष उद्देश्य से विशेष सत्र का आयोजन करते रहे हैं। हम देखें तो विशेष सत्र, मूल रूप से देखा जाए तो विशेष सत्र इस समय विशेष उद्देश्य से लाया गया। ऐसे सबसे पहला विशेष सत्र तो ईयर 1972 में ही लाया गया था। 1972 में, 77 लिखा हुआ है, 1972 में विशेष सत्र लाया गया था, जब आज़ादी के सिल्वर जुबली 25वां वर्ष मना रहे थे। तो उस समय विशेष सत्र लाकर हमने इस सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट किया था। उसके बाद 1977 में भी एक विशेष सत्र का आयोजन हुआ था। ये राज्यसभा में हुआ था, तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में। फिर 1991 में भी एक विशेष सत्र आयोजित हुआ था। फिर 1992 में भी विशेष सत्र का, 1997 में भी, जब हम स्वर्ण जयंती मना रहे थे, गोल्डन जुबली आज़ादी के। फिर 2008 में भी एक विशेष सत्र का आयोजन हुआ था। 2015 में जब अम्बेडकर जी के 125वें जयंती के उपलक्ष्य में विशेष सत्र, और 2017 में जीएसटी रिफॉर्म्स संशोधन विधेयक लाया था, उस टाइम भी विशेष सत्र। और 2023 में भी, 2023 में जब 106वां अधिवेशन संविधान संशोधन लाया गया था, वही नारी शक्ति वंदन योजना, इस समय भी एक्चुअली इस विशेष सत्र का आयोजन का उद्देश्य तो था पुराने, है ना, सदन, पुराने नए जो हमारे संसद भवन बना था, उसमें प्रवेश के उपलक्ष्य में ये लाया गया था। और उसी दौरान नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम लाया गया था। ऐसे तो 128वां संविधान संशोधन बिल था वो, लेकिन जब बिल अधिनियम बना तो वो 106 हो। और फिर अभी 2026 में भी ये विशेष सत्र बुलाया गया। तो कुल मिलाकर देखें तो अभी तक विशेष सत्र का आयोजन कुल 10 बार, अभी तक हमारे संविधान लागू होने से लेकर अब तक 10 बार विशेष सत्र का आयोजन हो गया। तो विशेष सत्र के बारे में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद आर्टिकल 85, इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सत्र का आयोजन करेगा, आह्वान करेगा। वर्ष में 3 सत्र होगा और इसमें किसी भी सत्र के बीच में 6 माह से अधिक, मतलब 2 सत्र के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। और अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी विशेष उद्देश्य से संसद
तो उस समय वो विशेष सत्र का आयोजन कर सकते। ऐसे स्पेशल सेशन के बारे में प्रोविजन आर्टिकल 85 में कहीं मेंशन नहीं है। तो कुल अब तक 10 बार विशेष सत्र का आयोजन। तो हमारा जो चर्चा का विषय है वो 2026 अभी जो लाया गया था और 2023, तो इसी संदर्भ में हम लोग आज का ये वीडियो देखेंगे। देखो, हमारे संविधान में ही संसद लोकसभा के लिए प्रावधान है कि अनुच्छेद 48 आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 में ये उल्लेख है कि संसद लोकसभा की सीटों का जनसंख्या के अनुसार वृद्धि की जाएगी और इसी आधार पर प्रत्येक जनगणना के पश्चात हमारे यहाँ सीटों का समायोजन का भी प्रावधान है। आर्टिकल 81 में लोकसभा कि लोकसभा में कितने सीट होंगे, किस आधार पर होंगे, जनसंख्या के आधार पर। तो जैसे कि अभी हम जानते हैं कि 1900 लास्ट जो जनगणना थी 1971 की, उसी जनगणना के आधार पर हमारे यहाँ सीटों का, लोकसभा या विधानसभा की सीटों का प्रावधान गठन किया। जैसे 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा में कहा गया है कि 550 सीट होंगे जो निर्वाचित होकर आएंगे। इसमें से इन 550 में से 530 राज्यों से और 20 यूटी है ना, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से 20 आएंगे। ये 1971 की जनगणना की 550 सीटें तय की। और फिर इस प्रावधान को 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी के समय में इस नंबर को 550 नंबर को फ्रीज कर दिया गया सन 2000 तक, कि 2000 तक, ईयर 2000 तक सीटों की संख्या इतनी ही रहेगी। अर्थात जो अगला सेंसस आएगा 1981, फिर 1991, उसमें जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। यह प्रावधान इसमें किया गया। अर्थात अब 2000 के बाद जो जनगणना होगी उसके अनुसार सीटें बढ़ेगी। लेकिन 84वां संविधान संशोधन 84th अमेंडमेंट 2001 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उस समय इस नंबर को और आगे समय के लिए फ्रीज कर दिया गया। कहा कि सन 2026 तक क्या सीटें फ्रीज रहेगी, मतलब लॉक्ड रहेगा, मतलब जनसंख्या सेंसस होगा, जनगणना होगी, लेकिन सीटें नहीं बढ़ेगी। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो 2026 तक भी यही रहेगा। इस समय कांग्रेस की सरकार थी, इस समय बीजेपी की सरकार, सीटों की संख्या इतनी है और 2026 तक के लिए इन्होंने फ्रीज कर दिया, लॉक कर दिया। हालांकि इसके बाद भी परिसीमन तो हुआ, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ी नहीं। जैसे हम देखेंगे 2002 में भी परिसीमन आयोग बना था, लेकिन उस परिसीमन आयोग को सीटें नहीं बढ़ानी थी, बल्कि सीटों का एडजस्टमेंट करना था। तो उन्होंने सीटों का एडजस्टमेंट किया, अर्थात जो आरक्षित सीट थे, अगर वहाँ उनको लगा कि नहीं इसको अनारक्षित करना है तो अनारक्षित किया, अनारक्षित को आरक्षित किया, लेकिन सीटों की संख्या वही रही जो 1971 की जनगणना के अनुसार तय किया। आज भी सीटें इतनी 550। हालांकि ये 550 जो संख्या है, यह 550 है नहीं है वास्तव में, प्रावधान तो है लेकिन 550 है नहीं। क्यों नहीं है ये 550? तो इसमें से देखेंगे तो 7 सीटें रिक्त रहती हैं। 543 एक्चुअल में सीटें हैं, 543, ठीक है, प्रावधान है 550, लेकिन एक्चुअल में आते हैं 543। अब देखो कि उसी तरह से विधानसभा में भी यही किया गया, विधानसभाओं में भी यही किया गया है। राज्यों के विधानसभा में, उसमें भी आर्टिकल 170 के तहत कहा गया कि भाई राज्यों के विधानसभा, राज्य की जो विधानसभाएं वो तो असमान है। यूपी बहुत बड़ा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश बहुत छोटा राज्य है जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो, सिक्किम बहुत छोटा राज्य है। तो उन राज्यों में कहा गया है कि भाई वहाँ की जनसंख्या के अनुसार, लेकिन वहाँ भी 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है राज्यों में।
किसी भी राज्य में 500 से ज़्यादा एमएलए नहीं हो सकता, और कहा गया है कि 60 से कम भी नहीं हो सकता, 60 से कम भी नहीं हो। ये एमएलए की बात, विधानसभा सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसमें भी इसी तरह से फिक्स किया गया था कि किसी भी राज्य में 500 से ज़्यादा एमएलए नहीं होगा और 60 से कम नहीं होगा। तो ये तो ये पुरानी मतलब व्यवस्था जो अभी है हमारे यहाँ। जैसे हम देखें यूपी में सर्वाधिक 403, यूपी में ये जो व्यवस्था है ये 1971 की जनगणना के अनुसार सीटों का परिसीमन किया गया था और सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। लेकिन 1971 के बाद जितनी भी जनगणना हुई उसमें सीटों की संख्या में लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, किसी भी सदन की संख्या में वृद्धि नहीं की गई। तो ईयर 2023 में वुमेन्स रिजर्वेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया, जिसको हम लोग बोलते हैं 106 संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। इसी अधिनियम को नारी शक्ति वंदना कहा गया है। इसमें क्या है तो महिला आरक्षण, वुमेन रिजर्वेशन रिलेटेड प्रोविजन है, ठीक है। अब देखो इस जो 106 अमेंडमेंट था, ऐसे तो जब ये विधेयक रखा गया था, ये संशोधन बिल, तो वो 128वां नंबर पर था और जब पास हो गया तो वो 106 अमेंडमेंट एक्ट बन गया। तो इसमें किस तरह से महिलाओं को देखो तो आरक्षण संविधान के कंटेक्स्ट में देखें तो इसमें मूल रूप से जो आर्टिकल्स जोड़े गए इस संशोधन के तहत, क्योंकि नए प्रावधान महिला आरक्षण, हम जानते हैं महिला आरक्षण को लेकर काफ़ी समय से राजनीति चल रही थी राजनीतिक दलों के बीच में कि भाई महिलाओं की भी भागीदारी, पार्टिसिपेशन होना चाहिए राजनीति में, तभी महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि आज़ादी से लेकर अभी तक महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में बहुत कम रही है, 10%, 11%, 12%। आज भी हम जब इतने विकसित हो चुके हैं तब भी हमारे यहाँ देखो तो 15% ही वुमेन्स पार्टिसिपेशन है लोकसभा में। तो इसी पर समय समय पर राजनीतिक दलों ने चिंता जताया। जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहले जो वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया था वो 1996 में, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। फिर 2011 में भी ये बिल आया था 10 में, और राज्यसभा ने तो इसको पास भी कर दिया, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ। और फाइनली यह आरक्षण, महिला आरक्षण पास हुआ 2023 में। इसमें विपक्षियों ने भी साथ दिया और इस बिल को पास कर दिया। इस आरक्षण में, महिला आरक्षण में देखो तो क्या किया गया, तो इसमें कुछ आर्टिकल्स जोड़े गए। जैसे आर्टिकल 330 में ही एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, 330A। 330 में क्या है, तो 330 में SC ST के लिए आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण है। शुरुआत में ही प्रावधान किया गया था कि SC ST को, मूल संविधान में ही था कि SC ST को उसकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन यह प्रावधान सिर्फ 10 वर्ष के लिए था कि 10 वर्ष पश्चात इसे समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे अम्बेडकर जी का ये एक चिंता थी कि ये कहीं आगे, इसलिए उन्होंने प्रावधान किया था कि सिर्फ 10 वर्ष के लिए आरक्षण होगा। लेकिन बाद में हमारे सत्ताधारी दल और राजनीतिक दलों ने इसको हर बार संशोधन करके इसको बढ़ाया गया और आज तक ये प्रावधान है। उसी में अनुच्छेद 330 के अंदर ही एक नया सब आर्टिकल जोड़ दिया गया, 330A। इसमें कहा गया कि महिलाओं को अब आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं का आरक्षण होगा कितना, तो 33%, 33%, अर्थात उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं दी जाएगी। आज हम मानने देखें तो महिलाओं का जो जनसंख्या में भागीदारी है वो भी लगभग 50% है, जितने पुरुष है उतनी महिला है, लेकिन इनको 33% आरक्षण दिया जाएगा, यह प्रावधान किया गया। ठीक है, कहाँ, लोकसभा में। ये लोकसभा की बात कर रहे हैं ना, लोकसभा के अंदर, है ना। लोकसभा में SC ST का आरक्षण का प्रावधान है। अब महिलाओं को भी लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। तो पहला आर्टिकल ये जोड़ा गया 333A, ध्यान रखना। और इसमें जैसे कि 330 में क्या प्रावधान है, 330 में इसमें है SC और ST
को उनके जनसंख्या के अनुसार आरक्षण है लोकसभा सीट्स में। जैसे 1971 हमने अभी देखा कि 1971 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये सीट है आज। तो SC ST की सीट से कुल है 131 सीट से, SC और ST दोनों को मिलाकर देखें तो 131। इसमें SC के लिए 84 है और ST के लिए 84, तो SC के लिए और ST के लिए है 47, तो कुल सीट हो गया 131। तो महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया जाएगा उसमें से देखें तो जो SC ST को जो आरक्षण है, अर्थात SC ST का जो अगर सीटों का जनसंख्या के अनुसार वृद्धि ना की जाए तो जो जैसे मान लो ये 131 है अभी, तो 131 में 33% आरक्षण दिया, मतलब आरक्षण के अंदर आरक्षण ये होगा। सामान्य जो है उनमें 33% आरक्षण होगा, और जो ये जो सीट्स हैं जो रिजर्व्ड हैं उनमें SC ST की महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। ठीक है, इसमें जैसे ये मान लो ये नंबर है तो इसका 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। कौन से महिलाओं को? SC ST के महिलाओं को। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोविजन तो ये ऐड किया गया था कब? 106 है ना, 106 अमेंडमेंट। ये 2023 की बात कर रहा हूं है ना, 2023 में। और इसमें क्या, जैसे ये तो लोकसभा के लिए था, तो विधानसभा में भी होगा, विधानसभा में भी आरक्षण होगा। तो आर्टिकल 332 इसमें पहले से ही आरक्षण का प्रावधान है। तो विधानसभा ना, राज्यों के विधानसभा, तो राज्यों के विधानसभाओं में भी उसी तरह से जिस तरह से लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण है, उसी तरह से राज्यों के विधानसभाओं में भी SC ST के लिए आरक्षण है। यह आरक्षण किसके तहत मिला हुआ है? आर्टिकल 332 अनुच्छेद 332। तो 332 में SC ST के लिए प्रावधान है, SC ST के लिए आरक्षण का। अब इसमें एक और नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, आर्टिकल 332A। कहा गया कि भाई राज्यों के विधानसभाओं में, कहां? राज्यों के विधानसभाओं में, है ना, राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण होगा, 33% रिजर्वेशन होगा स्टेट असेंबलीज में, है ना, विधानसभा। यहां पहले से ही हम देखें तो आरक्षण तो है, लेकिन वह SC ST के लिए है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। किसी राज्य में SC ST की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां ज्यादा सीट रिजर्व होगी, किसी राज्य में SC ST की जनसंख्या कम है तो वहां SC ST की सीट्स कम रिजर्व होंगी। ठीक, लेकिन अब इन राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को भी 1/3 रिजर्वेशन होगा, और जो SC ST की सीट्स हैं उनमें भी महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा, 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब यहां भी MLA में भी देखेंगे तो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन हो गया। ठीक है, सामान्य सीट में तो महिलाओं को, सामान्य महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन, लेकिन जो SC ST की सीट्स हैं वहां SC ST की महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन होगा। सपोज करो कोई राज्य है जिसमें मान लो 20 सीट्स SC और ST के लिए रिजर्व है, तो इसमें से 33% SC ST की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा, इस तरह से, है ना। फिर और इसमें क्या है, दो आर्टिकल तो जोड़ा गया, 330A और 332A। फिर एक और आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 239AA। नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया इसी अमेंडमेंट से, 239AA। इसमें क्या किया गया, तो इसमें कहा गया कि जो दिल्ली विधानसभा है, ये स्पेशल असेंबली है दिल्ली विधानसभा, हम जानते हैं ये UT है और क्या नेशनल, है ना, NCR भी है। तो दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन का प्रोविजन होगा। इसमें कहा गया 1/3 आरक्षण होगा, किसके लिए? महिलाओं के। ठीक है, ये नया आर्टिकल इंसर्ट किया। और एक और लास्ट आर्टिकल इसमें जोड़ा गया, वो था 334 अनुच्छेद 334, आर्टिकल 334A 334A 334A।
334A इसमें क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें यह कहा गया कि ये जो आरक्षण है महिलाओं को, जब भी ये नया सेंसस आएगा, इसमें एक भाई ये आरक्षण महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाएगा कब होगा? तो जो लेटेस्ट जो सेंसस होगा, है ना, अभी जो जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन आएगा, डिलिमिटेशन कमीशन होगा, फिर ये सीट बढ़ेगी, परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा अकॉर्डिंग टू सेंसस, फिर सीट का एडजस्टमेंट होगा, उसमें महिलाओं को ये रिजर्वेशन, और ये जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो शुरुआत में 15 वर्षों के लिए होगा, ये 15 इयर्स के लिए होगा, ठीक है। सनसेट क्लाउज इसमें जोड़ा गया, जैसे SC ST के लिए प्रारंभ में जोड़ा गया था, तो उसमें कहा गया कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन होगा, फिर बाद में ये 10-10 साल के लिए बढ़ाता गया। उसी तरह से महिलाओं के लिए कहा गया 106th अमेंडमेंट 2023 में जो अमेंडमेंट हो गया है, और अभी तो वो अधिनियमित भी हो गया, मतलब उसको अधिसूचित कर दिया गया अभी रिसेंटली, जिस समय अभी हमारे यहाँ विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और 131वां संविधान संशोधन पर डिस्कशन चल रहा था, उसी समय 16 अप्रैल, अभी 16 अप्रैल को 2026 को इस अमेंडमेंट को अधिनियमित भी कर दिया गया, इसको नोटिफाई भी कर दिया, मतलब वो लागू हो चुका है। तो इसमें कहा गया कि ये 15 वर्ष के लिए ये आगे रहेगा, 15 वर्ष तक, फिर सांसद जब चाहें इसको, संसद चाहेंगे तो आगे, जैसे कि हमारे यहाँ SC ST के लिए 10 साल के लिए किया गया था, लेकिन उसको बाद में 10-10 साल के लिए बढ़ाते गए, अभी तक चल ही रहा। उसी तरह से महिलाओं के लिए भी 15 साल का कहा गया रिजर्वेशन हो, लेकिन 15 साल के बाद भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यह प्रावधान कर दिया गया था कब? 2023 संविधान संशोधन नंबर था 106, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया था। तो यह अमेंडमेंट हो गया था, महिलाओं को आरक्षण से रिलेटेड प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कर दिया गया था। अब महिलाओं को आरक्षण मिलने वाला था, कब मिलने वाला था? आफ्टर न्यू सेंसस, है ना, नई जनगणना, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। एक्चुअली इस अमेंडमेंट में यह प्रोविजन कर दिया गया था, ठीक है, कि यह प्रावधान, यह महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा, यह जनगणना के पश्चात परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, उसके बाद ही ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल, इंप्लीमेंट, ठीक। तो फिर जब ये प्रोविजन कर दिया गया था, तो फिर अभी 131वां संविधान संशोधन बिल लाने की कहां जरूरत थी, क्योंकि महिलाओं का आरक्षण का तो प्रावधान कर दिया गया है। और जब ये 106th अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें विपक्ष का भी सहमति थी, उस समय विपक्ष ने क्वेश्चन किया था। उस समय विपक्ष ने एक कह सकते हैं कि, है ना, कि उन्होंने बात की थी कि भाई ये आरक्षण बहुत बढ़िया है, लागू करो, आप जनगणना और परिसीमन का इंतजार क्यों कर रहे हो, आप अभी लागू करो। तो उस समय सत्ता पक्ष ने कहा कि नहीं, जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद ही ये लागू की जाएगी, ठीक है। अगर उस समय 2023 में ही अगर ये लागू कर दिया होता, तो शायद 2024 के इलेक्शन में ये प्रावधान इंप्लीमेंट हो जाता, और जितनी सीट्स हैं 543, उसी में 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को मिल जाता, तो आज संसद सदन में महिलाओं का प्रतिनिधि होता 1/3। लेकिन उस समय बीजेपी की सरकार, अभी भी बीजेपी की सरकार है, तो उस समय सत्ता पक्ष ने मना कर दिया कि नहीं, आफ्टर डिलिमिटेशन, मतलब सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही ये होगा। तो फिर अभी वापस नया संशोधन अमेंडमेंट बिल क्यों लाया गया, जब ऑलरेडी वुमेन रिजर्वेशन का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कर दिया गया ये, तो नया क्यों लाया? तो मुख्य रूप से देखा जाए तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल होते हैं, वह राजनीतिक फायदे के लिए वो हमेशा अपना पॉलिटिकल एडवांटेज देखता है। किसी भी तरह के प्रावधान को, प्रोविजन को लाने से पहले वो देखता है कि हमारे दल को फायदा है कि नहीं है। देश को फायदा तो सेकेंडरी और टर्सरी होता है उनका, पहला होता है कि हमारे दल को फायदा है कि नहीं। तो जब 2023 में ये लाया गया और 2024 में इलेक्शन हुआ, तो उस समय सत्ता पक्ष को फायदा नहीं हुआ। कहां वो 400 पार की बात कर रहे थे, 240 में ही अटक गए।
सत्ता पक्ष, तो उनको लगा कि भाई हमारी तो लोकप्रियता, हमारी महिला आरक्षण का जो प्रोविजन किया उसका तो लाभ ही नहीं हुआ। और अभी जब 5 राज्यों में, जहां अधिकतर राज्य ऐसे हैं जहां विरोधियों का, विपक्षियों की सरकार है, अधिकतर राज्य, चाहे केरला हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, इनमें विपक्षियों की सरकार, तो यहां इस समय, उस समय जब अभी चुनाव हो रहा है, उसी समय फिर से एक नया संविधान संशोधन महिला आरक्षण के नाम पर लाया गया, क्योंकि महिला आरक्षण तो पहले ही प्रावधान हो चुका है। तो एक्चुअल में 131वां जो संविधान संशोधन लाया गया वो राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था, और जो 2023 में विपक्षी कह रहे थे कि इसको अभी लागू करो, वो बात इस 131वां संविधान संशोधन के तहत सत्ता पक्ष वही बात कि अभी इसको लागू करना है। मतलब इस जनगणना को हम ओवरलैप कर जाते हैं, जनगणना को अवॉइड करते हैं, नया सेंसस जो इसमें है, इस अमेंडमेंट में, उसको हम डिलीट कर देते हैं। जो पुराने सेंसस हैं अभी हमारे पास, उसी के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन कर देंगे और सीट को रिजर्व कर देंगे। डिलिमिटेशन अभी हो जाएगा 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब देखो, जब 2023 में यह प्रावधान लाया गया था, उस समय आप जल्दबाजी दिखाते, उसी समय 2024 गया, 2025 गया, क्यों नहीं सेंसस करवाया? पहली बार ऐसा हुआ हमारे देश में कि ये जो 10-10 साल का जो अंतराल होता था कि हर 10 साल में सेंसस होगा, और हर 10 साल में हो रहा था। देखिए 1881 से हर 10 साल में ये सेंसस, कभी ब्रेक नहीं लगा। कोविड आया 2020, 21 हम इफेक्ट हुए। अरे भाई 21 के बाद 25, 22, 23, 24, 25 क्या हम सेंसस नहीं करा सकते थे? इतने साल क्यों लगा? अभी भी हम लेट हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल पावर की कमी है, इसीलिए अभी तक हमारे यहाँ जनगणना नहीं हुई। क्योंकि अगर जनगणना होती है, आंकड़े आएंगे, तो उससे क्या होगा? इससे पता चलता है कि कितने पॉपुलेशन किस स्टेज में है, इस बार तो जातिगत जनगणना होगी, इस बार डिजिटल जनगणना है, तो लोगों तक आसानी से डाटा और सबको पता चलेगा कि हमारे देश में क्या है। तो सरकारें कहीं ना कहीं से डरती है, इसलिए सरकार ने जनगणना को और वो किया है। लेकिन अब अगर जनगणना हो गई होती तो सरकार को ही फायदा होता। अभी तक वो डिलिमिटेशन भी करा लेते, अभी वो रिजर्वेशन भी लागू हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की दूरदर्शिता, फॉरसाइटनेस, उसकी जो पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखती। तो अभी नया जो संशोधन लाया गया, 131वां, जो सदन में पास ही नहीं हुआ, लोकसभा में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और लोकसभा में ही पास नहीं हुआ, राज्यसभा में तो गया ही नहीं, लोकसभा में ही ये बिल इंट्रोड्यूस किया था, लोकसभा में ही पास नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता पक्ष को पता था कि राज्यसभा में हमारे पास मेजोरिटी है, तो राज्यसभा में तो पास हो जाएगा। लोकसभा में हमारे पास वो मेजोरिटी नहीं है जो संविधान संशोधन के लिए चाहिए, अर्थात 2/3 मेजोरिटी, मतलब 66% ऑफ प्रेजेंट मेंबर, वो हमारे पास नहीं। तो देखो कि 131 है ना, 131वां संविधान संशोधन, ये जो लाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या प्रोविजन किया था जो पास नहीं हुआ? 2023 वाला अमेंडमेंट तो देखा हमने, तो इसके अंदर क्या ऐसा प्रोविजन था जो पास नहीं हुआ? देखो, मुख्य रूप से मेनली ये जो अमेंडमेंट लाया गया, मेन जो पर्पस है इसका अमेंडमेंट का, वो था कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है ना, डिलिमिटेशन कमीशन है ना, अर्थात परिसीमन आयोग, परिसीमन का जो प्रावधान, परिसीमन की प्रक्रिया को, है ना, परिसीमन की जो प्रोसेस है उसको तेज किया जाए, उसको तीव्र कर दिया जाए, है ना, तीव्र कर दिया जाएगा विदाउट सेंसस। ठीक है, इसका मेनली पर्पस यही था। मतलब ये 131वां संविधान संशोधन डिलिमिटेशन के लिए लाया गया था,
जबकि बोला जा रहा था महिला आरक्षण नहीं। जैसे हमने देखा कि जब ये बिल पास नहीं हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नेशनल टीवी में आकर, है ना, कि भाई महिला आरक्षण, विरोधियों पर एलिगेशन लगाया कि महिला आरक्षण को विरोधियों ने पास नहीं होने दिया, विपक्षियों ने, जबकि एक्चुअल में ये महिला आरक्षण था ही नहीं। ये अमेंडमेंट बिल ये था डिलिमिटेशन, परिसीमन की प्रक्रिया को तेज करना था। तेज क्या? तो विदाउट सेंसस, बिना जनगणना के ही परिसीमन कर देना था। तो मतलब बिना जनगणना के मतलब पुराने जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, अर्थात ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग डिलिमिटेट करना था, परिसीमन करना था। मतलब जो पुराने जनगणना है हमारे पास आंकड़े, उसकी जो लेटेस्ट है हमारे पास, तो लेटेस्ट तो 2011 का है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन करना था। तो यहां विपक्षियों ने क्रिटिसाइज किया कि आप पुराने सेंसस के अकॉर्डिंग क्यों करोगे, नए सेंसस अभी कराओ, अभी चल रहा है, 2026 में हो जाएगा और 27, 28 में डिलिमिटेशन बना दो और 29 में इसको इम्प्लीमेंट कर दो। विपक्षियों ने कहा कि भाई देखो, हम महिला आरक्षण के खिलाफ तो नहीं है, हमने तो महिला आरक्षण बिल पर हमारी भी एसेंस था, हमने पास किया था, लेकिन अभी जो आप ला रहे हो वो डिलिमिटेशन के लिए ला रहे हो, और आपका उद्देश्य महिलाओं को आरक्षण नहीं देना, बल्कि इस आरक्षण के नाम पर राजनीति करना, ऐसा विपक्षियों ने आरोप लगाया। आरक्षण के नाम पर आप सीटों का इस तरह से डिलिमिटेशन करना चाहते हो कि हमेशा आपकी ही सत्ता बनी रहे। विपक्षियों ने कहा कि भाई ये आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये प्रोविजन लाए हो, ना कि महिलाओं की आरक्षण। आप गैरीमैंडरिंग का प्रोविजन कर रहे हो, गैरीमैंडरिंग जैसा प्रोविजन कर रहे हो जो अमेरिका में बहुत पहले था, कि सत्ता पक्ष इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करता है कि हमेशा उसी की सरकार रहेगी, हमेशा उसी की सरकार बनी रहेगी। तो आप भी वही करना चाह रहे हो, गैरीमैंडरिंग, ताकि आप हमेशा आप ही बने रहो। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। अब देखो कि इस अमेंडमेंट के अंदर क्या प्रोविजन लाया गया, क्यों लाया गया वो तो हमने अभी देखा और देखेंगे। क्या प्रोविजन किया गया था इसमें, क्या किसमें अमेंडमेंट था? तो मूल रूप से देखा जाए तो आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 में सीट्स, लोकसभा सीट्स, लोकसभा का सीटों की संख्या। तो लोकसभा में सीटों की संख्या, जैसे कि अभी हम जानते हैं लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 550। जो इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स हैं उनके नंबर्स आर्टिकल 81 के अकॉर्डिंग, या 1971 के सेंसस, क्योंकि उसके बाद सीट्स तो बढ़े नहीं है। हम जानते हैं कि 1971 का जो सेंसस था उसी के अकॉर्डिंग 1973 में डिलिमिटेशन हुआ। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी ने क्या किया, 42nd अमेंडमेंट में, कि अब सीटों की संख्या, जो सीटों की नंबर है 550, वो ईयर 2000 तक, टिल 2000 सीटों का नंबर फ्रीज कर दिया गया। 42nd अमेंडमेंट से सीटों की नंबर फ्रीज कर दिया, मतलब लॉक कर दिया कि ये सीट्स कब तक ऐसा रहेगा, सन ईयर 2000। 42nd अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने किया। इसका मतलब 1981 का सेंसस में कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा, मतलब सीट नहीं बढ़ेगी। फिर 1991 में जो सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग भी सीट्स नहीं बढ़ेगी। तो 2001 में जब सेंसस होगा सीट बढ़ेगी, क्योंकि ये फ्रीज कब तक के लिए किया, 2000 के लिए तक के लिए किया। तो वापस 2001 में जब इसका टेन्योर कंप्लीट हो गया फ्रीजिंग का, क्या वो अनलॉक हो जाता, मतलब 550 खुल जाता, फिर वो नए सेंसस के अकॉर्डिंग फिर डिलिमिटेशन बनेगा, फिर नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने भी 2001 में 84th अमेंडमेंट के थ्रू, है ना, ये तो किया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, और 84th अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया, उस फ्रीजिंग को, उस फ्रीज नंबर को आगे कंटिन्यू कर दिया गया टिल 2026, 2026 तक ये सीट्स नहीं बढ़ेगी, 550 ही रहेगी, 550 सीट्स ही रहेगी।
जबकि 550 प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 81 में, लेकिन एक्चुअल में देखें तो 543 ही मेंबर सिलेक्ट होता है, 7 सीट्स वैकेंट ही रहता है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है जो 7 कॉन्स्टिट्यूंसी। तो 2001 में अमेंडमेंट लाया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, और 2026 तक के लिए इसको फ्रीज कर दिया इस नंबर को। अब ये है कि 2026 के बाद जो, या 2026 तक है ना, इससे पहले जो सेंसस हुआ है ना, उस सेंसस के अकॉर्डिंग ये डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और उसके अनुसार फिर सीटों की नंबर्स बढ़ेगी। तो देखो पिछले की सरकारों ने 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये सीट्स है, 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब सोचो, 1981 में अगर बढ़ती, 91 में बढ़ता, 2001 में बढ़ता, 2011 में बढ़ता, तो आज सीटों की संख्या क्या हो गई होती? 1500 लोकसभा मेंबर्स होते आज। तो उस समय की सरकारों ने समझ लिया था कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उसके अनुसार सीट्स हम नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये फिर सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारा इन्हीं पर खर्च होगा। जरूरी नहीं है कि सीट्स बढ़ाने से पब्लिक को बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आज हम देखें तो पूरे देश की जो पॉपुलेशन है और उसके अनुसार जो मेंबर्स है लोकसभा, तो ऑलमोस्ट आज देखें तो ऑलमोस्ट 25 लाख पॉपुलेशन इक्वल टू 1 लोकसभा मेंबर है। मतलब एक लोकसभा मेंबर 25 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इस 550 को आज आप 850 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, 17 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। क्या हो जाता है अगर एक रिप्रेजेंटेटर, एक लोकसभा मेंबर 17 लाख 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक 25 लाख लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लोगों को फर्क पड़ता है अगर ये 850 मेंबर हो जाएगा तो 300 मेंबर का जो एक्सपेंडिचर है वो पैसा कहां से आएगा? वो हम पब्लिक के पॉकेट से जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा नंबर हो जाने से पब्लिक को बहुत रिलीफ मिलती है, ज्यादा नंबर होने से तो पब्लिक के साथ और बुरा होगा। क्योंकि ये देखो, अब यूं समझो आप ना कि एक क्लासरूम है, उसमें 1000 बच्चे बैठे हुए हैं और एक क्लासरूम है जिसमें सिर्फ 50 बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप बताओ कि 50 बच्चे को बोलने का राइट ज्यादा होगा कि 1000 बच्चों को बोलने की राइट ज्यादा होगा? सिंपल, हाउस तो एक ही होगा, भले 800 कर लो, 500 कर लो और 5000 कर लो, हाउस तो एक ही होगा। तो जितने कम नंबर है वो उतना ही ज्यादा वहां बोल सकता है, वहां बात रख सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, हमारी बातों को रख सकता है। आप देखोगे चाइना में भी लोकसभा है, लेकिन वो लोकसभा नहीं है। वहां 3000 लोकसभा मेंबर, 3000। उसे उनको अधिकार भी नहीं है। अब 3000 लोगों का कहां से बोलने का अधिकार, प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है, बेकार। वहां से वही कैबिनेट होता है, 7 मेंबर्स वही सारे डिसीजंस लेते हैं, बैठक भी नहीं होती, उनके सेशन भी नहीं होता है, साल में एक ही बार सेशन होता है उनका और वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं। वहीं अमेरिका में चले जाओ आप, अमेरिका में देखो तो पिछले 100 सालों से, है ना, 100 साल से सीट फ्रीज है, वह नंबर नहीं बढ़ा है कांग्रेस का। वहां जो सांसद, पॉपुलेशन तो बड़ा होगा लेकिन सीट्स नहीं बढ़ी। तो ये कहना, ये थ्योरी कि भाई पॉपुलेशन बढ़ी है तो सीट्स भी बढ़नी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। हमें देखना चाहिए कि सीट्स बढ़ाने के क्या फायदे हैं, क्या देश को इससे फायदा है तो ही बढ़ाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को फायदा है उस बेसिस पर अगर बढ़ाया जाए तो इससे नुकसान है, हमारे देश को नुकसान। तो इसमें अमेंडमेंट किया गया, इस अमेंडमेंट से इसमें अमेंडमेंट हो जाएगा। अगर ये अमेंडमेंट हो जाता तो इसमें कि भाई ये जो 550 मेंबर है इसको 850 कर दिया जाएगा, यूं ही 33% बढ़ा देंगे तो 850 हो जाएगा। जैसे ये 550 था तो 550 में 520 तो राज्यों से, स्टेट से आएगा, स्टेट असेंबली से, सॉरी स्टेट पॉपुलेशन इसको इलेक्ट करके भेजेंगे, और रेस्ट जो 30 होगा वो यूटी से होगा। ये तो 550 हो गया। अब जो 850 करने वाला है इसमें यूं होगा कि 820 तो राज्यों से आएगा, है ना, और 30 यूटी से आएगा,
ऐसा प्रोविजन। 820 नहीं, 815, 815 है ना, और ये 35 है ना। 35 कहाँ से आएगा? यूटी से। जैसे यहाँ है ना 30 पहले यूटी से आता था, 30। ये उल्टा लिख दिया मैंने, 530 और यहाँ होगा 20 है ना। प्रोविजन जो आज अभी जो प्रोविजन है कि 530 स्टेट से होगा और यूटी से 20 होगा। अभी जो प्रोविजन करने वाला था इसमें, जो अमेंडमेंट लाया था उसमें था कि 815 स्टेट से होगा और 35 जो होगा वो यूटी से होगा, 35 यूटी से होगा, है ना, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। तो आर्टिकल 81 में ये अमेंडमेंट किया गया, है ना, मतलब करना था इस अमेंडमेंट में, 81 में ये लाया गया कि सीट्स बढ़ा दो, 850 कर दो, और ये 850 में से 815 जो है वो राज्यों से लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव आएगा और 35 जो है वो यूटी से रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। एक तो ये अमेंडमेंट आर्टिकल में अमेंडमेंट किया। आर्टिकल नेक्स्ट है ना, इसी में 131 अमेंडमेंट देख रहे हैं ना, इसी में आर्टिकल 82 भी ऐड किया गया। 82 में भी अमेंड करना था, 82 के अंदर भी अमेंड करना था। अब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दो आप तो। 82 में क्या अमेंड करना था? जैसे 82 में लिखा हुआ है, 82 में जो उसमें है कि आफ्टर ईच सेंसस सीट्स का, लोकसभा सीट्स का एडजस्टमेंट होगा, प्रत्येक जनगणना के पश्चात सीटों का समायोजन होगा, ये 82 में लिखा है। तो सीट का एडजस्टमेंट कौन करेगा? तो अलग से है हमारे यहां डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोविजन है, तो वो डिलिमिटेशन कमीशन सीट्स को एडजस्ट करेगा, मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स बढ़ाएगा, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सीट्स को एडजस्टमेंट करेगा। तो इसमें क्या है कि सेंसस के बाद, हर सेंसस के बाद ये होगा, डिलिमिटेशन होगा, एडजस्टमेंट होगा सीट का। अब देखो ये क्या करने वाले थे इस अमेंडमेंट के थ्रू कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। अब इसमें कहा कि भाई परिसीमा, डिलिमिटेशन बिना सेंसस के भी हम कर सकते हैं। यो इस अमेंडमेंट में 82 आर्टिकल 82 के अंदर क्या अमेंड करना था कि विदाउट सेंसस, जबकि 82 में लिखा हुआ है कि हर जनगणना के पश्चात, है ना, एक्चुअल में लिखा हुआ है प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा सीट्स का समायोजन होगा, एडजस्टमेंट होगा। और समायोजन हम जानते हैं कौन करता है? समायोजन करता है परिसीमन, है ना। इस अमेंडमेंट में ये कह रहा है कि नहीं, जनगणना की जरूरत नहीं है, हम उस समय जो है हमारे पास अवेलेबल हम कर सकते हैं, मतलब पूर्व के जनगणना के आधार पर परिसीमन कर देंगे, जरूरी नहीं कि लेटेस्ट सेंसस के आधार पर ही हो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम परिसीमन कभी भी कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि नहीं, परिसीमन तो तब होगा जब सेंसस होगा। ठीक है। और ये जो नया जो जोड़ने वाला था इसमें यह था कि भाई परिसीमन तो कभी भी हो सकता है, मतलब 5 साल में भी परिसीमन हो सकता है अब तो। और ऐसा ही करने वाले थे कि परिसीमन कानून, इस अमेंडमेंट के साथ एक बिल भी लाया था, एक ऑर्डिनरी बिल भी आया था। उसमें बिल में यह प्रोविजन था कि परिसीमन सरकार जब चाहेगा परिसीमन आयोग बना सकता है और परिसीमन करवा सकता है, जबकि आर्टिकल संविधान में लिखा हुआ है कि नहीं, प्रत्येक जनगणना के पश्चात ही परिसीमन आयोग बनेगा। तो मतलब परिसीमन अब अगर ये अमेंडमेंट पास हो जाता तो मतलब सरकार जब चाहते परिसीमन, मतलब हर चुनाव से पहले, हर लोकसभा चुनाव से पहले, हर विधानसभा, राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार डिलिमिटेशन कमीशन बना देता और अपने अकॉर्डिंग भाई सीट को डिलिमिट कर देता। इसलिए भी ये पास। भाई ये तो फिर हर आर्टिकल में आप अमेंडमेंट कर रहे हो, ये क्या तरीका? इसलिए अपोजिशन वालों ने इसका विरोध किया। तो ये चाहता था कि बिना नए सेंसस के, है ना, सीट्स को डीफ्रीज कर दें, मतलब जो लॉक है उसको अनलॉक कर दें और सीट्स को इसके हिसाब से बढ़ा दें, 850 कर दें। जो इसमें ये था। और इसमें कौन सा सेंसस ले लेंगे? पुराना वाला सेंसस, 2011 वाले सेंसस के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेटेस्ट सेंसस अभी हो रहा है, अभी होने वाला है, 1 साल रुक जाते आप, तो उनको 2011 के हिसाब से ही सीट को एडजस्टमेंट करना था।
क्योंकि अभी जाति जनगणना भी इस बार पहली बार हो रही है। तो जब सेंसस होगा तो फिर जाति जनगणना आएगा, तो उसमें जातियों का, फिर जातियों के हिसाब से फिर जाति के लोग आरक्षण मांगेंगे। भाई SC ST को आरक्षण है, महिला को आरक्षण, तो हमें भी क्यों नहीं आरक्षण दो। तो शायद इससे घबरा कर सरकार ने कहा कि नहीं, अभी कर दो, ताकि आगे जनगणना के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हमने कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं इसमें, जिसकी वजह से यह बिल पास नहीं हुआ। संविधान संशोधन बिल पास नहीं होना बहुत बड़ी बात है ना, ये पास नहीं हुआ। सरकार को पता होना चाहिए था कि क्या इस तरह के बिल में विपक्ष, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी चाहिए इस बिल को पास होने के लिए, तो क्या विपक्ष हमें सपोर्ट करेगा। तो आर्टिकल 82 में भी इसमें अमेंडमेंट किया गया। उसी तरह से राज्य विधानसभा के लिए भी किया गया। राज्य विधानसभा में देखें तो जैसे कि आर्टिकल 1 किया गया, नहीं है ना, करने वाला था क्योंकि पास ही नहीं हुआ। तो आर्टिकल 170, इसमें भी यही प्रोविजन था जो आर्टिकल 81 में लोकसभा के लिए, कि विधानसभा सीट्स का, है ना, राज्यों के विधानसभा सीट्स का पुनर्गठन होगा, परिसीमन होगा हर सेंसस के बाद, है ना। राज्यों के विधानसभा, है ना, राज्यों के विधानसभा, है ना, सीट्स मतलब MLAs के नंबर्स का पुनर्गठन होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा, रीऑर्गेनाइज करेंगे, डिलिमिट करेंगे। ये प्रोविजन है आर्टिकल 170 में। इसमें भी वही होगा जैसे मैंने बताया अभी, कि बिना सेंसस का, पूर्व के पुरानी जो सेंसस उसी के अकॉर्डिंग राज्यों में भी विधानसभा सीट्स का नंबर बढ़ जाएगा 33%। इसमें आर्टिकल 332 और आर्टिकल 330 ये राज्य के लिए, नहीं हमने देखा 2023 वाले, इसमें क्या है, में स्टेट असेंबली में SC ST के लिए, अब वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन होगा। इसमें ये स्टेट असेंबली राज्य के लिए, ठीक है, और यहाँ लोकसभा के लिए, लोकसभा में SC ST सीट्स, अब वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन होगा। तो ये भी अमेंडमेंट करना था। ये ऑलरेडी जबकि अमेंडमेंट हो चुका है, फिर अमेंडमेंट करना था। तो ये लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग नहीं करना था, ये पुराने सेंसस, क्योंकि आर्टिकल 82 का वॉयलेशन हुआ ना, तो आर्टिकल 82 को भी अमेंड किया और इन सब को भी अमेंड करना था, है ना। मतलब राज्यों में, विधानसभाओं में परिसीमन होगा, ठीक है, नए परिसीमन होगा। लोकसभा में भी परिसीमन होगा और इनकी सीट्स रिजर्व होगा, है ना। मतलब जो पुराने डाटा है 2011 के डाटा, उसी के अकॉर्डिंग इनको रिजर्वेशन दे देंगे। SC ST का तो वही है, क्योंकि SC ST का तो 2001 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग 2003 में डिलिमिट हुआ था। हम जानते हैं 2002 में भी डिलिमिटेशन बना था, लेकिन वहाँ सीट्स तो नहीं बढ़ा था, क्योंकि सेंसस वो तो फिक्स कर रखा था 1971 के जो नंबर वही रहेगा। तो 2002 में भी डिलिमिटेशन कमीशन बना था, लेकिन वो सिर्फ सीट का एडजस्टमेंट किया था, नंबर्स नहीं इंक्रीज किया। तो SC ST के जो सीट्स का जो रिजर्वेशन है वो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक। अब वुमेन का जो रिजर्वेशन होगा वो हो जाएगा 2011 के अकॉर्डिंग। तो SC ST का भी 2011 के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होगा, है ना, ये होगा। तो 332 में ये अमेंड करना था, 330 में भी अमेंड करना था, और 334A उसमें पहले अमेंड कर रखा था 2023 में, उसमें फिर से अमेंड करना था। क्या अमेंड करना था कि भाई जैसे 334A में क्या लिखा था, 334A क्या, नए जनगणना, नए सेंसस के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन होगा, है ना। लेकिन इसमें कहा भाई नए को गिव अप करता, नए क्या होता है, पुराने ही सेंसस के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन कर देते हैं, यूं था, ठीक है। 334 में भी अमेंड करना था आर्टिकल 334, मतलब इसमें नए सेंसस की जरूरत नहीं है, पुराने सेंसस की। और आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 में क्या है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को कौन सा पॉपुलेशन माना जाएगा, तो अभी तक तो 1971 के पॉपुलेशन को माना जाता है। अब इसमें अमेंड किया गया कि नहीं, अब 2011 के सेंसस को पॉपुलेशन माना जाएगा। तो इतने सारे अमेंडमेंट इसमें करना था, है ना। आर्टिकल 82 में अमेंड करना था, आर्टिकल 170 में, आर्टिकल 332 में, आर्टिकल 330 में, आर्टिकल 334 में और आर्टिकल 55
में अमेंडमेंट्स करना था, जबकि बोला गया कि भाई महिलाओं को आरक्षण, वुमेन रिजर्वेशन है। वुमेन रिजर्वेशन तो 2023 106 अमेंडमेंट में भी है, तो फिर नए अमेंडमेंट लाने की कहाँ जरूरत थी वुमेन रिजर्वेशन। तो यहाँ ये वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं है, ये हमने देखा, दोनों को बताया। देखो, दोनों को समझोगे तभी एक्चुअल इंटेंशन पता चलेगा, ठीक है। 2023 वाला अमेंडमेंट और अभी जो अमेंडमेंट बिल लाया था जो पास नहीं हुआ, दोनों को अगर आप कंपेरिजन करोगे, तुलना करोगे, तब एक्चुअल इंटेंशन पता चले, ठीक है। हमने देखा कि जो 131वां अमेंडमेंट है और उससे पहले हमने जो देखा 106 संविधान संशोधन, तो इसमें यह प्रोविजन था कि डिलिमिटेशन बिना सेंसस का ही हो जाएगा, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा विरोध जो है, देखिए, ये जो 131वां संविधान संशोधन लाया गया था, इसका सबसे ज्यादा विरोध देखते हैं तो दक्षिण के राज्यों ने, जो साउथ के स्टेट्स हैं, उन्होंने ज्यादा किया, क्योंकि उनको एक इनसिक्योरिटी लगा। उनको लगता है कि अगर ये डिलिमिटेशन होता है तो हमें इसका नुकसान होगा, क्योंकि साउथ वाले जो साउथ वाले स्टेट्स हैं, हम देखते हैं कि इन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल को बहुत ही सक्सेसफुली फॉलो किया, जिसके वजह से यहां पॉपुलेशन उस रेशियो से नहीं बढ़ा जिस रेशियो से नॉर्दर्न स्टेट्स के पॉपुलेशन बढ़ा। तो इन्होंने तो अच्छा काम किया, तो इसके लिए इसको तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। लेकिन डिलिमिटेशन होगा तो क्या होगा, इनको पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि इनके पॉपुलेशन कम और इनके पॉपुलेशन अधिक, तो इनके तो नंबर्स लोकसभा विधानसभा में क्या होगा, इनके सीट्स लोकसभा में बढ़ जाएगी और इनके कम हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि इस तरह का जैसे अभी तक हुआ है वैसा डिलिमिटेशन के अगेंस्ट में है। ये कहते हैं कि जनसंख्या, सिर्फ जनसंख्या, पॉपुलेशन के बेसिस पर आप डिलिमिट नहीं कर सकते हो। आपको एरिया, है ना, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, वेटेज, है ना, वेटेज देखो, भार, है ना, भार जिसको बोलते हैं, पॉपुलेशन भार, है ना, इन सब को देखो, उसकी बेसिस पर आप डिलिमिटेशन करो। सिर्फ पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा अगर किया तो साउथ के स्टेट्स को काफी नुकसान हो जाएगा, इनके नंबर्स वहां लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स कम हो जाएंगे। तो ये हो गया ना इनइक्वल सिस्टम, साउथ वालों के साथ फिर गलत होगा, नॉर्थ वाले ज्यादा नंबर में होगा, साउथ वाले नंबर में कम होगा। तो जब भी कोई ऐसा इश्यू आएगा नॉर्थ और साउथ को लेकर, तो उसमें नॉर्थ के अकॉर्डिंग काम होगा, तो साउथ वाले तो फिर डिस्क्रिमिनेट फील करेगा, फिर क्या होगा, फिर सेपरेशन नहीं, और इस तरह की फिर फेडरल सिस्टम है हमारा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी टेरिटरी और एरिया को ऐसा लगे कि हमारे साथ, हमारे नेशन में डिस्क्रिमिनेट। हमें सबको इक्वल पार्टिसिपेशन ना। इसके लिए सबसे बढ़िया है कि राज्यसभा, जैसे कि अमेरिका में है, वहां जो राज्यसभा है, हमारे यहाँ राज्यसभा में इक्वल, लोकसभा में ना राज्यसभा। हमारे यहाँ अब देखोगे लोकसभा में क्या, यूपी में 80 सीट है, माना जाता है कि यूपी में जिस पार्टी को लोकसभा में ज्यादा कैंडिडेट मिलेगा वही सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। ये हमारे अभी तक ट्रेंड रही है, ये तो गलत है। यूपी में अगर 80 में से 60 सीट ले आते हो तो आपकी सेंट्रल में गवर्नमेंट बनता है, फिर तो दूसरे स्टेट्स का तो रिप्रेजेंटेटिव। और राज्यसभा में भी ऐसे ही है। तो हमारे यहां स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ये गलत है। जैसे अमेरिका में आप देखोगे तो वहां जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस है, वहां आप देखेंगे कि स्टेट, इच स्टेट 2 मेंबर्स, भले वो छोटा हो और बड़ा हो। जैसे वहां 50 स्टेट्स हैं तो 50 × 2, हर स्टेट को 2 रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठा रहेगा राज्यसभा में। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ यूपी में 33 मेंबर्स है राज्यसभा से, ठीक है, बाकी कहीं से 1 है, कहीं से 2 है, कहीं से 4 है, कहीं से 5 है, कहीं से 10 है। तो मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन है ही नहीं। तो इससे कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन, एक सेपरेशन की भाव बनता है। आगे चलकर ऐसा ना हो, हमारा फेडरलिज्म वीक ना हो, हमारा संघात्मक व्यवस्था मजबूत रहे, उसके लिए हमें काम करना है, ना कि इस तरह का ऐसा कोई बिल लाए जिससे हमारा जो संघात्मक व्यवस्था है वो कमजोर हो। और जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है, ये भी बहुत खतरनाक है हमारे यहाँ। डिलिमिटेशन कमीशन, जब नया सेंसस होता है, अभी तक तो यही ट्रेंड है कि जब नया सेंसस होगा, ट्रेंड का यही प्रोविजन है
आफ्टर सेंसस डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। जैसे कि देखोगे तो अभी तक हमारे यहाँ जो डिलिमिटेशन कमीशन है ना, परिसीमन आयोग, वो अभी तक ना 1951 के सेंसस के अकॉर्डिंग, फिर 1961 के सेंसस के अकॉर्डिंग, फिर 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग बनी थी परिसीमन आयोग, और 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2002 में परिसीमन, मतलब अभी तक टोटल 4 बार 4 टाइम्स डिलिमिटेशन कमीशन बनी है। और अभी रिसेंटली 2019-20 में जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू एंड कश्मीर और असम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बना। लेकिन इंडिया लेवल पर देखो तो अभी तक 4 बार ही ये डिलिमिटेशन कमीशन बनी। ठीक है, इस डिलिमिटेशन कमीशन में कौन होता है, तो देखो इसमें 3 मेंबर कमेटी होती है, 3 मेंबर। इसमें एक तो रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है एक मेंबर, रिटायर्ड जस्टिस, ध्यान रखना है ना, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है ना, कोई भी हो सकता है। दूसरा है कि भाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसी के नॉमिनेटेड कोई अदर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और थर्ड मेंबर होता है जिस स्टेट में वो होगा डिलिमिटेशन, उस स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर है ना। एक तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ना, रिटायर्ड जज, एक हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन और नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर, जिसको सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन ही नॉमिनेट कर सकता है। और थर्ड होगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये 3 मेंबर्स होता है। ठीक है, और 10 मेंबर्स, इसमें 10 मेंबर्स भी होता है जो एडवाइजर की तरह होता है, ये सिर्फ एडवाइजर होता है। ये 10 मेंबर्स, ये एडवाइजर्स कौन होगा, तो 5 लोकसभा मेंबर, 5 है ना, 5 लोकसभा मेंबर मतलब 5 MP और 5 MLA रिलेटेड स्टेट्स। मतलब जिस स्टेट में ये डिलिमिटेशन हो रहा है उस स्टेट का 5 लोकसभा मेंबर और 5 विधानसभा मेंबर। ये सिर्फ एडवाइजर होगा, वो सिर्फ इसको एडवाइज कर सकता है, इसको वो नहीं कर सकता। ये लोग होते हैं जो डिलिमिटेशन करते हैं। और इसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो इतने खतरनाक होता है कि कोई भी इसके रिकमेंडेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके रिकमेंडेशन को रिव्यू नहीं कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकता। ठीक, ये सीधे अपने रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट फिर लोकसभा में रखता है, और लोकसभा उसमें कोई अमेंड नहीं कर सकता, पार्लियामेंट में कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता उसकी सिफारिश में। इसीलिए अपोजिशन वाले इस बिल को लेकर काफी एग्रेसिव था कि नहीं, ये बिल पास नहीं होने देना है, क्योंकि ये है ना, जिस तरह से ये अमेंडमेंट लाया है और डिलिमिट करने की कोशिश करेगा, इसमें वो ऐसे डिलिमिट करेगा कि हम डिलिमिटेशन के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, स्पेशली साउथ वाले कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं चाहते हैं डिलिमिटेशन। एक्चुअली में अपोजिशन वाले कहते रहे कि भाई हम चाहते हैं सीट्स महिलाओं को रिजर्वेशन दो, लेकिन सीट्स बढ़ाए बिना दे दो ना, जो 550 सीट्स है, 543 सीट्स है, उसी में रिजर्वेशन कर दो। लेकिन इस बात को लेकर दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में बनी नहीं, और फाइनली अमेंडमेंट पास नहीं हुआ, अमेंडमेंट बिल पास नहीं। तो ये मेनली अभी जो वुमेन रिजर्वेशन रिलेटेड जो है ना, ये जानना चाहिए हम सभी को, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक्चुअल में सरकार है ना क्या चाहती, विपक्ष क्या चाहती। ठीक है, हमारा लोकतंत्र, हमारा डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होगा जब हम सब सिटीजन्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें इलेक्शन में कैंडिडेट बनना, लोकसभा चुनाव में खड़ा होना है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर बनना है, नहीं। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है हमें अवेयर रहना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए कि सरकारें क्या कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी वाले क्या कर रहे हैं। तभी तो हम पहचान पाएंगे कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी और कौन से कैंडिडेट हमारे लिए और हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। ये तभी हम जान पाएंगे जब हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमें वुमेन रिजर्वेशन रिलेटेड हमने देखा, लोकसभा सीट्स, विधानसभा सीट्स, ये ध्यान रखना, ये लोकसभा विधानसभा के लिए है ना, राज्यसभा और राज्य जो विधान परिषद होता है उसके लिए रिजर्वेशन नहीं है, है ना, वहाँ तो इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है तो रिजर्वेशन